वो सेकेंड पेपर में जो हमारी थर्ड यूनिट है, आप नोट कर रहे हैं जिससे आपको यूनिट वाइज ध्यान रहे। सेकेंड पेपर आपका जो हठ योग है उसकी थर्ड यूनिट का फर्स्ट पॉइंट षट कर्म पढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ? तो ये जो षट कर्म होते हैं इनका जिक्र हमें एक तो घेरण्य संहिता में मिलता है और एक तो घेरण्य संहिता में मिलता है और दूसरा मिलता है हठ योग प्रदीपिका में। दोनों में ये जो षट क्रियाएं भी बोलते हैं, इनको षट कर्म भी बोलते हैं, शुद्धि क्रियाएं भी बोलते हैं। ये तीनों टर्म्स एक ही है। ठीक है, तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले देखेंगे कि ये क्या होते हैं। तो 6 तरह के षटकर्म बताए गए हैं। उसमें कौन कौन से हैं? नैति, फर्स्ट पिक्चर में देखिए बना हुआ है, धोती, नौली, वस्ती, त्राटक और कपालभाति। ये 6 मुख्य क्रियाएं हैं जिनको हम षट कर्म या शुद्धि क्रियाओं के नाम से जानते हैं। और ये क्रियाएं किस चीज के लिए हैं? हमारी शारीरिक शुद्धि के लिए। हर जगह पर, इवन अष्टांग योग में भी बोला गया है कि अष्टांग योग करने के पहले षट कर्म करना चाहिए, क्योंकि ये षट कर्म हमारे पूरे शरीर को शुद्ध कर देते हैं। शुद्ध कर देते से क्या मतलब है कि हमारे शरीर में जहां भी जो भी टॉक्सिन्स डिपॉजिट हैं या इम्प्योरिटीज डिपॉजिट है उसको वो बाहर कर देते हैं। और कौन कौन से हैं वो? नैति, नैति में हमारा कौन सा पार्ट यूज होगा? ईएनटी वाला पार्ट, गला, नाक, कान। ठीक है। धोती, धोती में हमारा मुंह से लेकर स्टमक तक का एरिया। नौली, नौली में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। वस्ती में लार्ज इंटेस्टाइन से एनस तक का एरिया। कपालभाति एब्डोमिनल रीजन में या इंटेस्टाइन में। और त्राटक आंखों के लिए है। तो ये 6 के एरिया आपको समझ आ गए। ठीक है, अब हम सबसे पहले लेते हैं इसमें धोती। मैम सॉरी टू इंटरप्ट, मैम कपालभाति के लिए खोलते थे कि वो माथे को मतलब प्रकाशमान करता है। कपालभाति कपाल के लिए है, लेकिन इसमें जी, आप मूवमेंट इंटेस्टाइन में होता है। थैंक यू। अगर ये पूछा जाएगा कि हमने ये किस रीजन को मैम एक क्योर करता है, पूछे। मैम कपालभाति में ऐसे कहते हैं कि हमारी जो तिलक स्थान है, सॉरी ज्ञान केंद्र है, वहां पर एक ज्योति रहती है, तो उसे हम प्रकाश एक्टिव करने के लिए कपालभाति प्राणायाम करते हैं। तो ये सही है? बिल्कुल सही है ये, है ना। कपालभाति प्राणायाम नहीं है, एक तो कपालभाति शुद्धि क्रिया है। और कपालभाति किस ऑर्गन से करते हैं? वो इंटेस्टाइन है, लेकिन असर कहाँ होता है? वो फोरहेड है। ठीक है, क्लियर हुआ ये? यदि क्वेश्चन आता है कि कपालभाति यस। बॉडी के किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है, तब फोरहेड है या कपाल है। लेकिन कपालभाति में बॉडी का कौन सा अंग मूव होता है या कौन से अंग से करते हैं, तो इंटेस्टाइन है। क्लियर हुआ ये दोनों अंतर? इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले आते हैं धोती में। धोती का हमारा क्या एरिया रहता है? हमारे मुंह से लेके और लगभग स्टमक तक का एरिया। अब ये धोती जो होती है ये 4 प्रकार की होती है। अंतः धोती, दंत धोती, हृदय धोती और लास्ट वाली जो है वो मूल शोधन। ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। अब जो अंतः धोती है
ये फिर से 4 पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन सी? वातसार, वारीसार, अग्निसार, बहिकृत। ठीक है, पहले धोती 4 पार्ट में डिवाइड हुई, अंतः, दंत, हृदय और मूल शोधन। फिर अंतः धोती को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, तो इसके फिर से 4 पार्ट होते हैं। वातसार, वातसार, वहिसार, अग्निसार और वहिष्कृत अंतः धोती। दंत धोती को हम देखेंगे तो इसके भी 4 पार्ट हैं। दंत मूल धोती, जिह्वा मूल धोती, कर्ण रंध्र धोती, कपाल रंध्र धोती। और हृदय धोती के 3 हैं, दंड धोती, वमन धोती, वस्त्र धोती। और लास्ट मूल शोधन का कोई भी टाइप नहीं है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम जो अंतः धोती का पहला प्रकार है वातसार धोती, हम उसको देखते हैं। इसमें वातसार धोती में क्या करते हैं हम, आप देख रहे हैं फर्स्ट पिक्चर में हम लिप्स को एक कौवे की चोंच जैसा आगे की तरफ करके, ट्यूब शेप करके, और इससे धीरे धीरे इनहेल करते हैं। और जब हमारा स्टमक में अच्छी तरह से हम इनहेल कर लेते हैं, तो उसके बाद जो आपको सेकंड पिक्चर में दिख रहा है पेट मूवमेंट करते हुए, इस तरह से पेट को मूवमेंट करते हैं। और जब हमें लगता है कि अब हम श्वास नहीं रोक सकते हैं, तो हम इस वायु को मुंह से ही बाहर निकाल देते हैं। ये होती है वातसार अंतः धोती। क्लियर हुआ? अब हम इनके जो लाभ हैं या हानि है वो एक साथ पढ़ेंगे। पहले टाइप आप समझ लीजिए, फिर हम धोती के कितने लाभ और हानि होते हैं वो हम लास्ट में एक साथ देख लेंगे, और इसको योग से कैसे रिलेटेड करते हैं। सॉरी, कोई भी बीमारी है या जो हमारा साइंस है, हेल्थ साइंस, उससे हम कैसे कोरिलेट करेंगे, ये हम लास्ट में देखेंगे। सेकंड होती है वाहिसार अंतः धोती। वाहिसार अंतः धोती आपके पूरे एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है आपके में, चूंकि डाइजेशन सिस्टम नहीं है इसलिए मैं यहीं पे थोड़ा सा बता दे रही हूँ। एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं हम पूरी अपनी अन्न नलिका को, मतलब जहां से खाना अंदर प्रवेश करता है और जहां से उसका वेस्ट बाहर निकलता है, वहां तक पूरे खाने की जो यात्रा जिन नलियों में होती है उनको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल या अन्न नली। अब सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट पिक्चर में कि हमने मुंह से खाने को अंदर लिया। जैसे ही अंदर लेते हैं तो ये जो एक ईसोफेगस ट्यूब दिख रही है, यहां से खाना उतरता हुआ कहाँ आ जाता है, स्टमक में, अमाशय में। यहाँ पर खाने का पाचन होता है। ये जो ईसोफेगस है ये सिर्फ मुंह से अमाशय तक पहुंचाने का एक पाइप है, यहाँ पर कोई भी क्रिया नहीं होती है। तो खाना जैसे ही हम मुंह में लेते तो सबसे पहले क्या करते हैं, दांत से उसको छोटे छोटे पीसों में डिवाइड करते हैं, और उसको एक वही सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, सलाइवा को सीक्रेट करती है, जिससे हमारा जो हमने खाना खाया है, जो बाइट लिया है, वो कैसा हो जाता है, एक पेस्ट फॉर्म में हो जाता है। और फिर वो पेस्ट फॉर्म का फूड इस ईसोफेगस से होता हुआ ये स्टमक में आ जाता है। यहाँ स्टमक में खाने का पाचन होता है, यहाँ पर डाइजेस्टिव जूस आता है, और ये डाइजेस्टिव जूस में क्या क्या होता है, पेप्सिन, म्यूकस और HCl। ठीक है, ये तीनों से मिलके ये जूस बनता है। म्यूकस उस खाने को लसलसा बना देता है। ठीक है, और HCl जब उस खाने में मिलता है तो वो उस खाने को सड़ने से बचाता है, और पेप्सिन उसको डाइजेस्ट करता है। तो जब यहाँ से ये खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो बचा हुआ खाना यहाँ से हमारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और यहाँ पर उसमें और भी बचे हुए जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सबको ये इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती हैं वो एब्सॉर्ब करके ब्लड में पहुंचा देती हैं। अब
हमारे खाने के स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग जितने पोषक तत्व होते हैं वो पूरे जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। उसके बाद खाना आता है किसमें, ये लार्ज इंटेस्टाइन में। और जब यहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन में आता है तो लार्ज इंटेस्टाइन खाने में जो पानी बचा हुआ रहता है उसको एब्जॉर्ब करती है, और पूरा जो बचा हुआ मटेरियल है उसको वेस्ट के रूप में, एक्सक्रीटा के रूप में, ये रेक्टम है, यहाँ रेक्टम में वो डिपॉजिट होता जाता है। और जब ये रेक्टम फुल हो जाता है तो हमको नेचुरल कॉल या पॉटी जाते हैं हम, और एनस के थ्रू इस वेस्ट को हम बाहर कर देते हैं। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस है हमारी खाने की। तो ये जो पूरी ट्यूब है ये हमारी क्लीन होती है बाहिसार अंतर्धोती के द्वारा। इसमें पर्टिकुलर आसन होते हैं, 5 आसन होते हैं जिनको किया जाता है। और इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये एकदम खाली पेट किया जाता है। ठीक है, इसको लघु शंख प्रक्षालन भी कहते हैं। शायद इसका और डिटेल भी आगे दिया है क्या, हमें एक सेकंड में चेक कर लूं, नहीं, ठीक है। तो इसको लघु शंख प्रक्षालन भी कहते हैं। और इसमें सबसे पहले एकदम खाली पेट इसको किया जाता है। आराम से नीचे बैठ के हल्का गुनगुना पानी, इतना गर्म पानी जिसको हम लगातार पी सकें एक साथ। उसमें अगर आप बीपी के पेशेंट नहीं हैं, ब्लड प्रेशर के आप पेशेंट नहीं हैं, तो उसमें 1 टीस्पून फ्लैट नमक डालते हैं। और अगर आप बीपी के पेशेंट हैं तो नमक नहीं डालते हैं। ठीक है, और उस पानी को आराम से बैठ के लगातार पीते जाते हैं, आप जितना मैक्सिमम पी सके, कि आपको लगे कि हाँ अब पूरा गले तक पानी भर गया है। और जब आप मैक्सिमम पानी पी लेते हैं उसके बाद ये 5 आसनों का सेट होता है जो किया जाता है। पहला ताड़ासन, 10 बार ताड़ासन करते हैं। तिर्यक ताड़ासन, अपर बॉडी को लेफ्ट और राइट साइड बेंड करना, ये सेकंड आसन होता है, इसे 10 बार करते हैं। थर्ड होता है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में अपर बॉडी ट्विस्ट होती है, तो 10 टाइम्स लेफ्ट साइड, 10 टाइम्स राइट साइड अपर बॉडी को ट्विस्ट करते हैं। फोर्थ होता है तिर्यक भुजंगासन। तो ये इस प्लेट के भुजंगासन की पोजीशन में इसको भी 10 टाइम्स करते हैं। और उदराकर्षण आसन, इसे भी 10 टाइम्स करते हैं। तो ये जो 5 आसन का सेट है, ये हर आसन को 10-10 करते हैं, मतलब आप 50 आसन कर लेते हैं। ये आपका एक साइकिल होता है। और फिर उसके बाद या उसके बीच में आपको जब भी लगता है कि आपको वॉशरूम जाना है तो आप वॉशरूम जाते हैं, आके और पानी पीते हैं और फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। और नहीं तो एक सेट खत्म होने के बाद हम फिर जितना अधिक पानी पी सकते हैं दोबारा पीते हैं और फिर सेकंड सेट करते हैं। तो ऐसे 5 सेट किए जाते हैं, मतलब 5 सेट करेंगे यानी 250 आसनास हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बीच में हमको वॉशरूम भी जाना पड़ता है क्योंकि हम लगातार पानी पी रहे हैं। और इसको हम प्रिस्क्राइब कैसे करते हैं कि पहले आप वीक में 1 बार कीजिए, या जिनको गैस्ट्रिक कॉन्स्टिपेशन इंडाइजेशन बहुत ज्यादा होता है तो उनको ऑल्टरनेट डेज भी प्रिस्क्राइब करते हैं। वो डिपेंड करता है व्यक्ति की प्रॉब्लम क्या है। अगर हम एक नॉर्मल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि वो हेल्दी है तो उसको हम वीक में 1 बार बोलेंगे ये करें, तो पहले महीने में 4 बार, फिर दूसरी बार ऑल्टरनेट वीक में मतलब 15 दिन में 1 बार, और थर्ड मंथ से महीने में 1 बार। तो जब ये ऐसा ये आप पूरा सेट कर लेते हैं बार बार, और जब आपकी इंटेस्टाइन पूरी तरह क्लीन हो जाती है, तो फाइनली जब आप वॉशरूम जाते हैं तो आपको स्टूल की जगह ट्रांसपेरेंट पानी निकलता है। तब ये क्लियर होता है कि आपकी इंटेस्टाइन जो है वो पूरी तरह से क्लीन हो चुकी है। अब इसको जिस दिन भी हम करते हैं तो चूंकि हम नमक पानी पी रहे हैं, मतलब आपने यहाँ मुंह से नमक पानी पिया तो ये प्रेशर के साथ इधर आया स्टमक में। हर तरह का फूड, फ्रूट, कोई भी चीज लें वो डाइजेशन के लिए स्टमक में रुकता है। सबके टाइम ड्यूरेशन अलग अलग है। जैसे फल जल्दी पच जाते हैं, अनाज देर से पचता है,
लेकिन पानी यहाँ बहुत देर नहीं रुकता है, कुछ ही सेकंड रुक के नीचे आ जाता है। तो यहाँ से जब वो प्रेशर के साथ नीचे आता है तो स्टमक को इंटरनल पूरा वॉश करते हुए आता है। और फिर चूंकि आप देखिए पहले ऊपर खींच रहे हैं तो आपकी ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये ऊपर खींच रही है, फिर लेफ्ट राइट खींच रही है, फिर ट्विस्ट हो रही है। सो क्या होता है कि आपके इंटेस्टाइन के फोल्ड्स खुलते हैं और बंद होते हैं, और ऊपर से पानी प्रेशर से आ रहा है तो वो क्या करेंगे कि आपके जितने भी कॉर्नर्स पर स्टिकी मटेरियल हैं या जो भी डिपॉजिट है उसको अपने साथ लेते हुए एनस रेक्टम तक ले आएंगे, जो एनस के थ्रू निकल जाएगा। तो चूंकि इसमें आप नमक वाला कुनकुना पानी पीते हैं तो हमारे जो इंटरनल लेयर होते हैं, जैसे ये ईसोफेगस है ना, इसकी एक तो हो गई बाहर की सतह जो हमें दिख रही है, दूसरी ये जो नली है तो नली के अंदर की सतह भी होगी। तो जो इंटरनल सरफेस होता है उनपे सब पर एक म्यूकस की लेयर होती है जिससे कोई भी तीक्ष्ण पदार्थ उसमें स्किन के टच में ना आए। तो जब हम पानी के साथ, नमक पानी के साथ ये करते हैं तो ये म्यूकस लेयर हट जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम ये लघु शंख प्रक्षालन करते हैं तो उसके बाद हमारा जो पहला खाना होता है वो सिर्फ नमक भी बहुत कम डाल के, हल्दी डाल के, एक पतली खिचड़ी जो हम बनाते हैं ना मूंग और चावल से, और उसमें घी डाल के, वो हमारा फर्स्ट फूड ही होता है जिससे घी से वापस वो म्यूकस की लेयर क्रिएट हो जाए। और एक दिन हम स्पाइसी खाना अवॉइड करते हैं। स्पाइसी में मैन लाल मिर्च, हरी मिर्च, गरम मसाला, ये जो चीजें होती हैं उनको हम अवॉइड करते हैं। तो इस तरह से ये पूरा लघु शंख प्रक्षालन या बारीसार अंतःध्वति क्रिया की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया या बाहीकृत अंतःध्वति। इस क्रिया में क्या होता है कि जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हैं कि पूरा ये इंटेस्टाइन है, इसको बार बार फ्रिक्वेंटली, अभी दिख रहा, इसको फ्रिक्वेंटली कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और बार बार इसको दबाया जाता है और फैलाया जाता है, संकुचित किया जाता है और प्रसारित किया जाता है। ठीक है। और इसको कैसे करते हैं, हम गहरी लंबी सांस लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए नाभि को इस तरह से पूरा अंदर लेके जाते हैं। इसके बाद हम श्वास को रोक के रखते हैं, ना श्वास को लेते हैं ना छोड़ते हैं, सिर्फ नाभि को अंदर बाहर करते हैं। तो जब नाभि को अंदर बाहर करते हैं तो ये इंटेस्टाइन, चूंकि नाभि कौन सा हिस्सा है, नाभि के जस्ट पीछे इंटेस्टाइन, तो ये भी वो क्रिया करती है। और इससे क्या होता है कि इसमें भी जितने भी हमारी इंटेस्टाइन है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, वो क्लीन हो जाती है। तो इसको अग्निसार क्रिया कहते हैं या बहिष्कृत अंतःध्वति। फिर लास्ट था हमारा मूल नहीं, लास्ट वन थी, एक कोई शायद छूट गई है ना, बहिष्कृत मैम। बहिष्कृत। मैम लास्ट वाली बहिष्कृत ही थी। हाँ हो गई है, चारों हो गई है, ठीक है तो ना। मैम ये दोनों एक ही कहलाएंगी, अग्निसार और बहिष्कृत? हाँ ये दोनों एक ही हैं। तो मैम फिर ये 3 हुए ना अंतःध्वति के। हाँ, अंतःसार, बाहिसार, अग्निसार, बहिष्कृत। ये अग्निसार अलग है, बहिष्कृत अलग है, सॉरी, है ना, ये शायद यहाँ गलत लिख गया है, बहुत जल्दी में एक्चुअली प्रेजेंटेशन बनाया था। तो ये आपकी तीसरी कौन सी हो गई, अग्निसार क्रिया जो अभी बताई थी। और लास्ट आपकी है बहिष्कृत अंतःध्वति। तो बहिष्कृत अंतःध्वति में जैसा हमने फर्स्ट में एक अपने लिप्स को शेप दिया था, ये इस तरह का, ऐसे ही अपने लिप्स को चोंच के समान करके उसमें हम वायु अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, और फिर उस वायु को मैक्सिमम टाइम तक पेट में रोक के रखते हैं। और जब जिस तरह से ये परिचालित कर रहे हैं ऐसे ही पेट को परिचालित करते हैं, और उसके बाद इसको एनस से बाहर कर देते हैं इस एयर को। तो इन दोनों में अंतर क्या है, मेन अंतःध्वति में हम एक्सेल
नॉस्ट्रेल या माउथ एक्सेलिंग करते हैं, लेकिन जो बहिष्कृत होती है उसमें हमारा एक्सिलेशन एनस के थ्रू होता है। ठीक है, इनहेल करने का दोनों में सेम है कि ओंठों को, लिप्स को एक ट्यूब शेप बना के या चोंच के समान बना के इनहेल करेंगे, फिर इस तरह से पेट को चालन करेंगे, जितनी देर आप अधिक कर सकते हैं उतनी देर करेंगे, और एक्सेल अंतः धोती में या वात्सार धोती में आप नॉस्ट्रिल के थ्रू करते हैं, लेकिन बहिष्कृत अंतः धोती में आप एनस के थ्रू करते हैं। क्लियर हो गया दोनों में अंतर? नाभि को अंदर बाहर दोनों में ही करते हैं, ऐसे दोनों same। में ही करते हैं, वो सेम रहेगा, सिर्फ एक्सेल करने का फर्क है। और मैम इससे क्या होता है, इंटेस्टाइन क्लीन अप होती है। हाँ, इंटेस्टाइन क्लीन अप होगी आपकी पूरी, है ना। अब इंटेस्टाइन क्लीन होगी तो उससे क्या क्या फायदा होंगे? देखिए, अपन एक कहावत सुनते हैं ना कि 80% रोगों की जो जड़ होती है वो पेट होता है ना। इसमें आपका देखिए स्टमक भी क्लीन हो रहा है। ये पूरी जो षट क्रियाएं है ना, ये पूरे पेट को क्लीन करती हैं। कुछ क्रियाएं स्टमक तक क्लीन कर रही हैं, कुछ इंटेस्टाइन को कर रही हैं, और कुछ आपके एनस और रेक्टम को करेंगे। तो फाइनली ये जो षट क्रियाएं हैं ये किस चीज के लिए हैं कि आपका पेट वाला हिस्सा या आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो पूरी तरह क्लीन हो जाए। सिर्फ इसमें धोती में कुछ नैती में कुछ क्रियाएं आती हैं जो आपके गले और उसके ऊपर वाले भागों को क्लीन करती हैं। क्लियर हुआ इतना? मैम इसमें कितनी बार करना चाहिए इसको और फ्रीक्वेंसी क्या रखनी चाहिए? इसकी फ्रीक्वेंसी और कितनी बार करना चाहिए ये हर व्यक्ति के लिए अलग रहेगी। डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी की क्या स्टेमिना है। सपोज आप अग्निसार करने बैठते हैं तो इसमें आपने डीप इनहेल किया और नेवल को अंदर बाहर किया, तो कोई हो सकता 5 ही बार कर पाए क्योंकि श्वास रोक के करना है, कोई 10 बार कर ले, कोई 50 बार कर ले। तो आपको अपना स्केल फिट करना है कि फर्स्ट टाइम मान लो आप 10 बार कर पाए तो अब आपको हर 2-3 दिन में 2 बढ़ाने हैं। अभी करके देखें, जिन्होंने एक बार बस करके देखें तो खाना भी अगर 1 घंटे बाद पहले खाया होगा तो चलेगा। सिर्फ मैम एक एक चीज और पूछ रही थी कि पानी कितना पीना है हमें? पानी तो देखिए वैसे भी एक स्टैंडर्ड जो होता है वो 3 से 4 लीटर का होता है। ये कम से कम इतना आपको पीना चाहिए पूरे दिन में। नहीं नहीं, मॉर्निंग टाइम में गुनगुना पानी पीना है मैम। हाँ, वो गुनगुना पानी को भी आप स्टैंडर्ड नहीं बोल सकते क्योंकि कई लोग 6 ग्लास पी लेंगे, कई 1-1.5 ग्लास के बाद ही आपको आपके जितना एनफ हो, सफिशिएंट हो कि आपको लगे कि अब आप उसके बाद नहीं पी सकते हैं, ओके उतना पीना है। ठीक है मैम, है ना, थैंक यू। क्योंकि वो भी सबकी कैपेसिटी अलग अलग होगी। चलिए एक बार अग्निसार करके देखें आप लोग। मैम अग्निसार में भी हमने पेट अंदर लेके कर रहे हैं और इसमें भी कर रहे हैं, ये अपना भाईकृत में भी कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है अग्निसार और इसमें अंत्य में? अग्निसार सांस रोक के कर रहे हैं, उसमें इनहेल करके कर रहे हैं। अच्छा, उसमें इनहेल करे करना है, इसमें सांस रोक के करना है। हाँ बिल्कुल, अग्निसार क्रिया कराते मेरे इंस्ट्रक्शन के साथ चले, है ना। बिल्कुल स्पाइन को स्ट्रेट करें। अगर आप चेयर खड़े होके करें ना? नहीं, बैठ के करें, आराम से बैठ के करें। अग्निसार क्रिया मतलब ये वाली आपको बैठ के करना है, आराम से, है ना। आराम से बैठ जाएं। अपने चेयर पे यदि आप बैठे हैं तो बैक पोर्शन को आप सटा सकते हैं चेयर के बैक से, अदरवाइज बैक को स्ट्रेट रखें। आंखें बंद करें, दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा या किसी भी एक मुद्रा में रख लें। अपने दोनों घुटने पर ही रख लें, है ना। शोल्डर स्ट्रेट, चेस्ट ओपन हो पूरा। अब आप धीमी गहरी लंबी सांस लें, मैक्सिमम इनहेल करें और धीरे धीरे धीमी गहरी लंबी सांस करते हुए पूरी सांस को बाहर कर दें। अब श्वास को रोक के रखें और पेट की नाभि को अंदर बाहर चलाएं। श्वास ना लेना है ना छोड़ना है। काउंट करें, 1 बार अंदर बाहर 1, दूसरी बार किया 2, 3, काउंट करें आप कितना कर पाते हैं।
और जब आपको लगता है कि अब आप श्वास नहीं रोक सकते हैं तो पेट की नाभि को ढीला छोड़ें, फिर से श्वास लें, फिर पूरी श्वास को बाहर छोड़ें और आपने फर्स्ट राउंड में जितने भी नंबर किए हैं उससे 2 ज्यादा करें। ऐसा आपको 3 राउंड करना है बस। थ्री राउंड्स करने के बाद अपना आईज ओपन कर लें। आते हैं नैती, सॉरी धोती के दूसरे टाइप पर। जो दूसरा टाइप है उसमें क्या क्या थी? दंत धोती, जिह्वा मूल धोती, कर्ण धोती और कपाल रंध्र धोती। ठीक है, तो इसका सिर्फ जो शब्द लगा हुआ है उसको साफ करना है। जैसे दंत धोती, तो दंत धोती मतलब दांतों को साफ करना। क्लियर हो गया? तो पहले तो जैसे उंगली से करते थे, है ना, मंजन फॉर्म में, तो इसमें उसी सेंस में लेते हैं कि दांतों के जो पूरा जड़ तक है उसको अच्छी तरह से मिट्टी, शुद्ध मिट्टी से या कोई मंजन से मांजना या साफ करना, दंत धोती। कर्ण धोती मतलब, कर्ण मतलब कान, तो कानों को पूरी तरह से क्लीन कर लेना, कर्ण धोती हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद में जिह्वा धोती। जिह्वा धोती जो है वो मतलब आपके जीभ का जो एंड पोर्शन तक क्लीन करना, टंग क्लीनिंग जिसको हम बोलते हैं, वो जिह्वा धोती है। तो मोस्टली ये 2 उंगलियों से, जैसे ये पिक्चर में बताया ना, क्योंकि ये सब पुराने तरीके हैं, है ना। अभी तो हम टंग क्लीनर से कर लेते हैं, बट पहले क्या होता था, ऐसे 2 उंगलियों से क्लीन की जाती थी। और लास्ट 4th है कपाल रंध्र धोती। तो कपाल रंध्र धोती मतलब ये जो रेड हिस्सा दिख रहा है ना आपको सिर के ऊपर का, छोटे बच्चे होते हैं तो उनका जो सिर के ऊपर का नरम हिस्सा होता है जिसको हम तालू या क्राउन हेड बोलते हैं, ये कपाल रंध्र होता है। तो इसको कैसे क्लीन करते हैं कि सिर को थोड़ा आगे झुका लेते हैं और हाथ में पानी लेके, और इस पोर्शन पे, जैसे हम ऐसे करके आंखों पे छींटे मारते हैं ना, वैसे इस पोर्शन पे छींटे मारते हैं। ठीक है, तो वो होता है कपाल रंध्र धोती। ठीक है, और इन सब का अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है कि उन पोर्शन को क्लीन करना, वहां के पूरी गंदगी को दूर करना, यदि कोई टॉक्सिन्स है तो उनको रिमूव करना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं हृदय धोती। तीसरा टाइप है धोती का हृदय धोती। हृदय धोती में दंड धोती, कुंजल, वमन और वस्त्र धोती, तो तीन तरह की इसमें आपको धोती हमने बताई थी, वस्त्र धोती, वमन धोती और दंड धोती। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं इसको हम देख लें। दंड धोती में हम क्या करते हैं, दंड धोती में हम स्टमक तक के हिस्से को क्लीन करते हैं, मुंह से लेके स्टमक तक के। और आपने देखा होगा जैसे कोई व्यक्ति पॉइजन पी लेता है या किसी की स्टमक को क्लीन करना पड़ता है तो डॉक्टर एक रबर की ट्यूब होती है वो मुंह से डालते हैं, जैसे जिस तरह से ये देख रहे हैं ना, वो स्टमक तक जाती है और वो स्टमक का पूरा लिक्विड बाहर कर देती है, उस ट्यूब के थ्रू बाहर हो जाता है। ये बिल्कुल वैसी ही है, इसमें भी हल्का कुनकुना पानी पीते हैं, और नमक वाला, यदि आपको बीपी है तो फिर विदाउट नमक, और इस तरह का एक रबर की ट्यूब आती है जिसको मुंह से अंदर डालते हैं। कहाँ तक डालते हैं? स्टमक तक, और जो हमने पानी पिया है वो इस ट्यूब के थ्रू बाहर आना शुरू हो जाता है। ये दंड धोती। और वस्त्र धोती क्या होती है कि इसमें एक करीब 4 अंगुल कपड़ा होता है और उसकी बहुत लंबी एक पट्टी होती है, लगभग 2 मीटर 2.5 मीटर। इसका एक्चुअली अलग अलग ढंग से है, सभी जगह पर लंबाई जो है वो सभी ने अपनी अलग अलग ली है, लेकिन लगभग 2 से 2.5 मीटर लंबी एक वस्त्र होती है, पट्टी। और इसको अच्छी तरह से भिगो लेते हैं पानी में, और इसको जैसे हम खाना या कुछ खाते ना तो बिना दांत का यूज किए इसको अंदर निगलते जाते हैं, तो ये स्टमक तक जाती है और इसको वापस खींच के जब बाहर निकालते हैं
तो इसमें हमारे अंदर की जो भी गंदगी रहती है वो इस पट्टी के साथ लिपट के बाहर आ जाती है। और इसमें स्टैंडर्ड साइज के लिए लगभग 2.5 मीटर से 5 मीटर तक की भी लोग यूज करते हैं। फिर वमन क्रिया। वमन क्रिया 2 तरह की होती है, एक होती है कुंजल और एक होती है व्याघ्र। कुंजल में हम क्या करते हैं, कुंजल क्रिया खाली पेट की जाती है। इसमें अगेन हम आराम से बैठ के हल्का कुनकुना पानी पीते हैं और नमक का वही रेशो होता है, और यदि आपको बीपी है तो नमक नहीं यूज करना है। और जब आपको लगता है कि आप पूरा अपना भरपूर पानी पी चुके हैं कि गले तक पानी आ गया, तब आप आराम से इस तरह से सामने की तरफ आगे झुकते हैं और जो आपकी फर्स्ट 2 फिंगर होती हैं, जीभ बाहर निकाल के जीभ के एकदम लास्ट वाले एंड को इन 2 फिंगर से दबाते हैं, तो जो पानी आपने पिया है वो वमन के रूप में वापस बाहर आ जाता है। और जब वो बाहर आता है तो अपने साथ आपके स्टमक को क्लीन करता है पूरा। और यही जो व्याघ्र क्रिया होती है उसमें और इसमें फर्क क्या है कि ये खाली पेट करते हैं, व्याघ्र क्रिया हम खाना खाने के जस्ट बाद करते हैं। तो ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वगैरह होते हैं जिनको अपनी बॉडी फिटनेस का ध्यान रखना पड़ता है, बॉडी साइज का ध्यान रखना पड़ता है, वो लोग अक्सर इस व्याघ्र क्रिया को यूज करते हैं कि भरपेट खाना खा लिया और फिर उस खाने को तुरंत बाहर कर दिया कि वो बॉडी में ना जा पाए। तो खाना खाने के पहले यदि वमन क्रिया करेंगे, खाली पेट करेंगे, तो वो क्या है, कुंजल क्रिया। और खाना खाने के तुरंत बाद यदि वमन क्रिया करते हैं तो वो व्याघ्र क्रिया। ये व्याघ्र क्रिया अक्सर जानवर करते हैं। कभी भी आप देखिए, जैसे आपके यहाँ डॉग हो या इस टाइप के जो पेट्स होते हैं, ये अगर इनको कभी एसिडिटी होती है या कुछ बीमारी होती है तो ये अक्सर घास वगैरह कुछ कुछ खाते हैं और उसको वॉमिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये व्याघ्र क्रिया होती है। मैम ये कब कर सकते हैं, मतलब रोज कर सकते हैं या हफ्ते में एक बार ही नहीं, होती ये है? रोज कोई भी नहीं करते हैं। ये तो देखिए षट क्रियाएं जो होती है ना, ये महीने में एक बार भी सफिशिएंट है और हो सकता है हफ्ते में एक बार भी सफिशिएंट। ये डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। यदि आप हेल्दी हैं और सिर्फ अपनी हेल्थ को मेंटेन करने कर रहे हैं तो आपके लिए महीने में एक बार सफिशिएंट है। इसमें देखिए खाने का पूरा मैकेनिज्म बताया गया है कि ये खाना यहाँ से आपने लिया, ये इसोफेगस से होता हुआ स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस के थ्रू बाहर। दिख रहा है आपको ये पूरा मैकेनिज्म, है ना? तो इस तरह से ये खाने का पूरा सर्किल होता है। अब जो मूल शोधन होता है, तो मूल शोधन सिर्फ इतना होता है कि हमारा जो एनस पार्ट है उसको क्लीन करना। तो उसके लिए आजकल मेडिकल इक्विपमेंट्स भी आते हैं इस तरह के नॉब्स वाले, कि इनको आप एनस के अंदर डाल के और पंप टाइप के रहते हैं उससे क्लीन कर लें। पहले ये फिंगर के थ्रू किया जाता था कि आप अपनी फर्स्ट फिंगर को एनस में करीब 2 से 3 इंच अंदर डाल के और इस पूरे पोर्शन को क्लीन करें। तो ये होता है मूल शोधन। इससे हमारा एनस वाला पार्ट पूरा क्लीन होता है। और आपने जो मैम ये आज अनीमा जैसा है क्या? नहीं, ये अनीमा नहीं है। अनीमा में आपका जो है लार्ज, ये जो अब हम वस्ती पढ़ रहे हैं ना, ये अनीमा है। इसमें हम केवल एनस को क्लीन कर रहे हैं और एनीमा में हम अपने जो लार्ज इंटेस्टाइन तक पोर्शन होता है उसको करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा ये षट क्रियाओं का सेकंड पार्ट आया वस्ती। वस्ती बिल्कुल अभी मॉडर्न एनीमा है और इसमें हम एक ट्यूब को एनएस के थ्रू थोड़ा सा अंदर करके और पानी अंदर डालते हैं, जो कि हमारा ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता है और बाद में हम इसे वापस, ये पानी अपने साथ यहाँ की पूरी गंदगी को साथ लेते हुए वापस बाहर आ जाता है। क्लियर हुआ? तो ये वस्ती जो है इसको हम एनीमा कह सकते, मतलब ये एनीमा ही है एक तरह से। मैम ये एनीमा इंजेक्शन से भी कराते हैं ना? सॉरी मैम, एनीमा जो आपने अभी बताया तो वो इंजेक्शन से भी कराते हैं ना? नहीं, एनीमा इंजेक्शन से नहीं होता। ये जो पॉट दिख रहा है ना आपको, ऐसा पॉट रहता है, इसको पानी से भर के ऊपर टांग दिया जाता है आपकी बॉडी लेवल के ऊपर और यहाँ से एक ट्यूब होती है। ये ट्यूब एनएस के थ्रू अंदर जाती है
तो चूंकि ये लेवल ऊपर रहता है, तो जैसे ही आप इसमें एक टैब लगा होता है, वो टैब आप जैसे ही खोलते हैं तो ये पानी आपकी बॉडी के अंदर जाने लगता है। और फिर जब ये पानी अंदर चला जाता है तो इसको हटा के आप फ्रेश होने जाते हैं, तो ऑटोमेटिक वो सारे आपके इंटेस्टाइन को क्लीन करता हुआ निकल आता है। मैम ठीक है, इसको लगातार 21 डेज कर सकते हैं क्या, क्योंकि आजकल फैशन है इंटरनेट पे। देखिए मैं आपको वही बोल रही कि अति किसी भी चीज की नहीं करना चाहिए। हाँ, आप ऐसा देख सकते हैं कि जैसे आपने जब भी एनीमा करते हैं तो आप उसकी जो आपका आउटपुट आता है उसको देखिए। जब तक वो ट्रांसपेरेंट फॉर्म में नहीं आने लगता है तब तक आपको करना चाहिए। ट्रांसपेरेंट आ गया, इट मीन्स आपका जो इंटेस्टाइन है वो पूरी तरह क्लीन हो गया है, तो फिर आपको करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। तो आपको कब तक करना है, जब तक कि आपकी इंटेस्टाइन क्लीन ना हो जाए। किसी की हो सकता है 4 बार में हो जाए, तो किसी की 10 बार में होगी, तो वो आपको अपना देखते हुए करना है। इसके बाद हम आते हैं नेति पर, थर्ड पार्ट। ये हमारे किस किस रीजन को इफेक्ट करती है? ये जो साइनसेस रहते हैं इनको क्लीन करती है, नाक वाले पोर्शन को पूरा क्लीन करती है। और इसमें मोस्टली कौन कौन सी होती है? जल नेति और सूत्र नेति। जल नेति में जैसा आप देख रहे हैं कि एक पॉट होता है जो जिसमें एक टोंटी जैसी लगी हुई होती है, उसमें हम हल्का कुनकुना पानी भरते हैं। नमक का वही होता है, यदि आपको बीपी है तो आपको नमक नहीं यूज करना है, और अगर आपको बीपी नहीं है तो आप नमक यूज कर सकते हैं। और हल्का सा आगे की तरफ झुकते हैं, इसमें हम मुंह को थोड़ा सा खोल के उससे सांस लेते रहते हैं, और एक नॉस्ट्रिल में उस टोंटी को लगाते हैं तो पानी दूसरे नॉस्ट्रिल से ऑटोमेटिक बाहर आने लगता है। तो इस तरह से दोनों नॉस्ट्रिल को एक एक करके क्लीन कर लेते हैं। इसको करने के बाद हम कपालभाति जरूर करते हैं, जिससे अंदर डिपॉजिट पानी जो है वो बाहर आ जाए, वो अंदर ही डिपॉजिट ना रहे। और ये आपका सूत्र नेति है, इसमें एक धागे के साथ करते हैं जिसको नॉस्ट्रिल से डालते हैं और माउथ से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये आपके ये साइनस वाले रीजन को नहीं टच करता है, लेकिन आपके जो नाक से आपके माउथ तक का ट्यूब है उसको क्लीन करता है। ठीक है, मैम इसके जल नीति के कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं ना, कि ठंड में नहीं करना चाहिए, या कुछ इसकी सावधानियां हैं क्या जल हर की नीति के? सावधानियां सभी की रहेंगी मैम। आप बाद में बताएंगे। हाँ, सावधानियां सभी की रहेंगी। देखिए, ओके। क्योंकि ये चूंकि हम इंटरनल कुछ भी चीज कर रहे हैं, तो इंटरनल अगर हम करते हैं तो अगर सावधानी से नहीं करेंगे तो वो तो कहीं ना कहीं हार्मफुल होगा ही ना। जैसे इसमें नहीं, पानी, जैसे वेदर का भी कुछ रहता है ना, कि किसी ऋतु में नहीं करना चाहिए और कब करना चाहिए, शायद जल नीति में रहता है ऐसा। हाँ, जल नेति या बाकी चीजों में भी रहता है कि जब एक्सट्रीम में कोई ऋतु होती है उस समय नहीं किया जाता है, खासकर ठंड में। लेकिन इसमें एक ये है कि जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जो न्यू स्टार्ट कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो प्रैक्टिस हमेशा से कर रहे हैं तो वो उनकी बॉडी हैबिचुअल है उस चीज के लिए, है ना। तो ये ये क्या डेली कर सकते हैं क्या, जल नीति और नहीं, सूत्र ये डेली नीति? नहीं करते हैं, ये भी ऐसे ही वीकली करते हैं या मंथली करते हैं, राइट, ओके। है ना। डेली ये करने की जरूरत नहीं रहती है। और सेकंड डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का नेचर कैसा है। यदि आपकी बॉडी ठंड से ज्यादा इफेक्टेड होती है तो ऑब्वियसली आप ये ठंड में फिर नहीं कर पाएंगे। राइट। तो ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड होगी। ठीक है, मेरा क्वेश्चन, हम हाँ जब क्वेश्चन जल मैम क्वेश्चन अब लास्ट में कर लीजिए ना, एक बार मैं टॉपिक खत्म कर लूं फिर अपन ओके क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं ना। फिर इसके बाद इसका षट कर्म का फोर्थ पार्ट क्या है? नौली। ठीक है, इसमें हम सिंपली गहरी लंबी सांस लेते हैं, पूरी सांस को बाहर छोड़ते हैं और दोनों थाइस पर हाथ रख के सामने की ओर झुक के खड़े होते हैं और नाभि को इस तरह से पूरा राउंड में चलाते हैं। ये होता है नौली। तो इसमें जो हमारी इंटेस्टाइन का गट मोशन होता है वो कैसा होता है? रोटेशन के साथ, ऊपर नीचे या ट्विस्ट ना होके रोटेट होता है। तो ये भी हमारे किस पार्ट को इफेक्ट करेगा? इंटेस्टाइनल पार्ट को।
अब ये जो नौली भी होती हैं ये दो तरह की होती हैं। एक तो होती है मध्य नौली, सॉरी 3 तरह की होती है, मध्य नौली, दक्षिण नौली और वाम नौली। तो जब सेंटर से सिर्फ बाईं साइड घुमाया जाता है तो वाम नौली हो जाती है, जब सिर्फ मिडिल में इसको मूव किया जाता है तो मध्य नौली, और जब इसको राइट साइड किया जाता है तो ये दक्षिण नौली हो जाता है ये। और लास्ट होता है भ्रमर नौली। भ्रमर नौली में नौली तो हम जिस तरह से करते हैं उसी तरह से करते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले मध्य नौली करते हैं, फिर वाम नौली करते हैं और फिर दक्षिण नौली करते हैं। मतलब जो हमारे 3 टाइप हैं उनको तीनों को एक साथ जब करते हैं तो वो भ्रमर नौली के अंतर्गत आ जाता है। ये नौली क्रिया। नौली क्रिया के बाद आता है त्राटक। त्राटक से तो मेरे ख्याल से सभी परिचित होंगे। त्राटक 2 तरह का होता है, एक होता है अंतरंग, 3 होता है, बाह्य, अंतरंग और अधोत्राटक। बाह्य त्राटक में हम कोई भी एक बाहर ऑब्जेक्ट लेते हैं। इसका ज्यादातर जो फेमस है वो है एक जलते हुए दीपक की लौ या मोमबत्ती की लौ, जिसपे हम अपने आप को फोकस करते हैं। अब इसको करने के लिए क्या जरूरी है कि आपकी जो फ्लेम है वो आपके आई लेवल पर रहे, ठीक है, और आप दोनों के बीच में आपके हाथ के बराबर की दूरी रहे, क्योंकि हाथ के भी सभी की लंबाई अलग अलग होती है। तो ये डिस्टेंस आपको अपने हाथ की लंबाई का लेना है। और जब हम बाह्य त्राटक करते हैं तो हम लगातार बिना पलक झपके इस लौ को देखते रहते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि जब हमारी आंखें बंद होने लगती हैं या आंसू गिरने लगते हैं, उस समय फिर हम आंखों को बंद कर लेते हैं, पलकों को बंद करके अंतः त्राटक चालू करते हैं। अंतः त्राटक मतलब क्या है कि इसी फ्लेम को बंद आंखों से दोनों आईब्रोज के बीच में देखने की कोशिश करना। क्योंकि जो चीज आपने देखा होगा कि आप बाहर लगातार यदि कुछ चीज देखते हैं तो आप आंख बंद करते हैं तो आपको आज्ञा चक्र के बीच में वो चीज कुछ देर तक दिखती रहती है। तो जब हम ये बाहर देख रहे हैं तो ये बाह्य त्राटक हो गया, और जब हम इस फ्लेम को अंदर देख रहे हैं तो ये अंतः त्राटक हो गया। और जब हम लगातार इसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं तो कुछ समय बाद ऐसा समय आता है कि आपको ये बाह्य त्राटक की जरूरत नहीं रह जाती है, मतलब ये बाहर साधन की जरूरत नहीं रह जाती है। आप आंख बंद करते हैं और आप डायरेक्ट अपने आप को इस फ्लेम पर फोकस कर पाते हैं। और तीसरा होता है अधोत्राटक। अधोत्राटक होता है, इसमें हम अपनी दोनों आंखों को अध खुली स्थिति में रखकर और त्राटक करते हैं। इसमें आंखें पूरी तरह खुली हुई हैं, इसमें पूरी तरह बंद है, और अधोत्राटक में आंखें आधी खुली हुई रहती हैं, अध खुली पलकों से। और सबसे अंतिम है कपालभाति। कपालभाति में हम क्या करते हैं कि एक बार गहरी लंबी सांस लेते हैं, पूरी सांस को बाहर करते हैं, और फिर फोर्सली एक्सेल करते हुए नाभि को बार बार अंदर करते हैं। नाभि को अंदर करते हैं और एक्सेल करते हैं। इसमें इनहेल हम सिर्फ नाभि को ढीला छोड़ते हैं, तो जितना भी इनहेल अपने आप होता है बस उतना ही करते हैं, बाकी लगातार हम सिर्फ एक्सेल करते हैं। ये भी कपालभाति है। तो इसमें हम जो इनहेल करते हैं, पहली बार डीप इनहेल किया और उसके बाद कंप्लीटली एक्सेल करते जाते हैं, सिर्फ नाभि को ढीला छोड़ा तो थोड़ा सा वहां पर स्पेस क्रिएट हुआ, तो वहां पर हमने ऑटोमेटिक जितनी भी एयर अंदर जाती है, इनहेल होता है, वो हो जाता है ऑटोमेटिक, लेकिन एक्सेल हम फोर्सफुली करते जाते हैं। तो इस तरह से हमारे ये पूरे 6 कर्म हैं। अब आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो अब आप पूछ सकते हैं। मैम इनका प्रैक्टिकल भी करवाएंगे क्या? 6 कर्म का प्रैक्टिकल तो संभव नहीं है ऑनलाइन, है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं ये टफ है सारे। मैम मैंने है ना संघ प्रक्षालन